नमस्कार, मैं सरिता तिवारी और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। बदायूं के उघेती गांव में एक आंगनबाड़ी सहायिका के साथ हुई दरिंदगी की घटना से आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन जो इससे वाकिफ नहीं उनको बता दूं कि मानवता को झकझोरने वाली सनसनीखेज वारदात उस शाम की है जब महिला पास के ही गांव में बने एक मंदिर में पूजा करने गई थी और इसके बाद देर रात मंदिर का महंत, उसका एक चेला और ड्राइवर अपने बोलोरे से उसको शव जो है उसका घर के दरवाजे पर फेंक कर चला गया। और वो सिर्फ एक आंगनबाड़ी सहायिका या सिर्फ एक 50 साल की महिला नहीं थी, इस सबसे पहले वो थी एक माँ जिसकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। ये चारों बच्चे अब बिन मां के हो गए। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक रात कुछ लोग कड़कड़ाती ठंड में उनकी मां को इतनी बुरी हालत में ऐसे दरवाजे पर फेंक कर चले जाएंगे। आज पूरा परिवार सदमे में है क्योंकि घर में एक वो माँ ही थी अकेली जो पूरा खर्च उठा रही थी। एक तरफ मां के जाने का गम तो वहीं दूसरी तरफ अपनी आने वाली जिंदगी को चलाने की चिंता। हो सकता है सरकार आर्थिक मदद कर दे तो खर्चा पानी कुछ महीनों तक या सालों तक चल जाएगा, लेकिन मां के जाने के गम की भरपाई कोई भी नेता या कोई भी सरकार नहीं कर सकेगी। हमारी माँ शाम को गई थी यहाँ से पूजा करने के लिए। वहाँ पे तीन लोगों ने हमला करा था। ये अच्छा नहीं हुआ। ये आज कोई इनके साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होगा। मतलब जो कुछ करा है तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। इन्होंने कराया तिनने। और ये सरकारी नौकरी लगी हुई थी, सहायिका आंगनबाड़ी BLO काम करती, यही घर का खर्चा चलाती। ये कमाने दमाने वाली यही थी, यही बच्चों का ध्यान रखती थी। कोई नहीं है घर में। और आगे से इनको कुछ मिलना चाहिए। घर वालों कौन शादी करेगी लड़कियों का, कौन क्या करेगा, खर्चा चलाएगा। हमारी माँ शाम को यहाँ से निकली वहाँ मंदिर पर गई थी। ये बोल के गई मैं जा रही हूँ पूजा करने। फिर रात को 3 लोग आए थे, गाड़ी में डाल के आए, हमारे यहाँ दरवाजे पे डाल के चले गए। हमने देख कौन कौन लोग थे वो, कौन बाबा था एक, उसका नाम सत्यनारायण और वेदराम, और वो गाड़ी लेके आए वो जसपाल। फिर हमने देखा तो हमारी माँ मरी हुई थी, शरीर से खून बह रहा था, तन पे कोई कपड़ा नहीं था। फिर हमने सुबह को हम थाने गए, पुलिस ने कोई सुना ही नहीं। 2 बार गए, पुलिस ने ये बोल दिया कि अभी कोई सुविधा नहीं, फिर आना। फिर हमने 112 पे कॉल किया, फिर पुलिस तुरंत आई। कितने बजे आपने कॉल किया 112 के लिए? ऐसे किया 2-3 बजे किया। अब आप क्या चाहते हैं? आपको मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने ये कुछ किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इंसाफ चाहते हैं हम। आपकी माँ जो थी किस पद पर तैनात थी? आंगनवाड़ी सहायिका थी और BLO का भी काम करती थी। वे खच्चा चला रही थी, घर का सब जो कुछ कर रही घर का वो ही कर रही थी। हमारे पापा तो ऐसे ही, वो पहले से ही ऐसे रहते हैं। और उनके साथ जो मोबाइल था वो भी तोड़ दिया है। वो रात को पुलिस आई थी, वो मोबाइल भी ले गई है। इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जैसा कि आपने सुना कि मृत महिला के बेटे ने बताया कि वो थाने गए, लेकिन पुलिस ने ना ही रिपोर्ट दर्ज की और ना ही घटनास्थल पर आए। इससे ये पता लगता है कि थाना प्रभारी ने गैंगरेप और हत्या जैसे संगीन मामले में शिकायत तक दर्ज करना जरूरी नहीं समझा और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती रही। ये थाना उघेती क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376D IPC और 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या हो गई थी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जैसी बातें निकलकर सामने आई हैं उससे यही लग रहा है। रिपोर्ट से पता चला है कि महिला के गुप्तांग में रॉड जैसी कोई चीज डाली गई थी। उसकी बाईं पसली, बायां पैर और बायां फेफड़ा भी वजनदार प्रहार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। महिला की मौत की वजह अधिक ज्यादा रक्तस्राव और सदमा लगने की वजह से हुई है और इसमें अब बदायूं के CMO की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी ही नहीं की गई और जब इसकी वजह CMO से पूछी गई तो CMO ने कहा कि प्रशासन ने ऐसा करने के निर्देश ही नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। निर्देश मिलते तो ऐसा वो करते। इससे जुड़े कुछ लीगल और भी जानने की चीजें हमने कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रदीप यादव से, तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। तो सर, बदायूं केस में CMO कह रहे हैं कि प्रशासन ने सबके पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी करने के निर्देश नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने वीडियोग्राफी नहीं की। तो जो मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसे मामलों में क्या वीडियोग्राफी के लिए प्रशासन के निर्देश की जरूरत होती है? सर, एक्चुअली जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस चीज पर जी। मैडम, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन सभी कर रहे हैं।
पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सभी सीएमओ को डायरेक्ट किया गया है, सारे स्टेट को डायरेक्ट किया गया है, स्टेट अथॉरिटी को डायरेक्ट किया गया है कि जहां पर इस तरह से घटनाएं होंगी, रेप एंड मर्डर होगा किसी भी फीमेल का, वहां पर वीडियोग्राफी कराना मैंडेटरी है, मस्ट नहीं बल्कि मैंडेटरी है, शैल भी शब्द यूज हुआ है। तो इसका मैंडेटरी है सर, लेकिन यहाँ पे सीएमओ ने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, तो उसके बाद क्या आपको लगता है, क्या उनको ऐसा तो होगा नहीं कि इस बात की, इस लीगल कानून की उनको नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि वो तो अक्सर यही सब करते हैं, तो उनको तो जाहिर सी बात है कि ये सब पता होगा। तो क्या आपको लगता है कि इस केस में वो भी कहीं ना कहीं टालमटोल करने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं, या फिर सबूत छुपाने के लिए? निश्चित तौर पर सीएमओ एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, हम्म डिस्ट्रिक्ट में केवल एक होती है, और हम्म, किसी भी डेड बॉडी का, बात ये नहीं है कि रेप एंड मर्डर का हो, जी। किसी भी डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो सबसे पहले लीगल एंगल को ध्यान में दिया जाता है। हम्म कोई भी डेड बॉडी कहीं इवन की खाली जगह पर कोई डेड बॉडी पाई गई हो, उसकी भी पोस्टमार्टम की जाती है, तो लीगल एंगल का सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि ये है मैटर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में डिफेंस साइड से और प्रोसिक्यूशन साइड से, दोनों साइड से एडवोकेट होंगे और उन पर एक क्वेश्चन होगा कि आखिर इसका पोस्टमार्टम किस तरह से किया गया। और इस केस में जब जी। बदायूं के सीएमओ ये कह रहे हैं कि हमें ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं था, तो ये बताइए कि क्या ऊपर से डायरेक्शन पोस्टमार्टम कराने के लिए था क्या? पहला क्वेश्चन। पहला, अगर जी ऊपर से डायरेक्शन पोस्टमार्टम कराने के लिए नहीं था तो आपने पोस्टमार्टम क्यों कराया? जी। क्योंकि आपको पता था कि रेप और मर्डर हुआ है, इसको जो है बिना पोस्टमार्टम की इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो दूसरी चीज उसी पर आकर लागू होती है कि रेप और मर्डर एक लेडी का हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, आप उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंटेम्प्ट के भागीदार हैं। बिल्कुल, जो सबूत होते हैं बहुत ही अहम साक्ष्य होते हैं, और उसको लेकर बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सीएमओ की सामने आ रही है। पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर सामने आती रही है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तो मैंडेटरी है, उसके बाद भी सीएमओ ने वीडियोग्राफी नहीं की, तो बड़ा सवाल यहाँ पर सीएमओ पर भी उठता है। तो क्या आपको लगता है कि सीएमओ पर अब कार्रवाई होनी चाहिए? और आपको लगता है कि जब पूछना चाहूंगी कि अगर कोई सीएमओ जानबूझकर ऐसा करता है, तो उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए मैडम, इनके ऊपर कार्रवाई तो ये हो सकती है कि इनको सिविल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जी क्योंकि इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का वायलेशन किया है। सिविल कंटेम्प्ट बनेगा, सिविल कंटेम्प्ट में 3 महीने तक की सजा का प्रोविजन है। जी। ठीक है। दूसरा ये है कि जो इन्होंने, मैं इसलिए मानता हूं कि सीएमओ ने इसमें कुछ चीजें छुपाने की कोशिश की हो, क्योंकि डेड बॉडी को रेप एंड मर्डर हुआ है, आपने वीडियोग्राफी में जो है उसको पोस्टमार्टम नहीं किया है, हम्म तो ये कैसे कोई भी प्रोसिक्यूशन लॉयर जो होगा, प्रोसिक्यूशन जो केस होगा, जो उसको प्रूव करने की कोशिश करेगा कि ये ऐसे हुआ है, ये कैसे प्रूव होगा कि आपने सेम डेड बॉडी को जो है आपने पोस्टमार्टम किया है? बिल्कुल, ये प्रश्न इस कहीं पर ना आकर कहीं उठेगा। हाँ बिल्कुल, जब केस लड़ा जाएगा तो काफी दिक्कत इसमें होगी साक्ष्य को लेकर। और एक आखिर में सवाल आपसे है, अगर आम जनता थाने जाती है और पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करे, तो जो पीड़ित या पीड़ित परिवार होता है उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि शिकायत दर्ज ना करे तो क्या कुछ करे? क्योंकि इस केस में भी हमने देखा है कि पुलिस ने एक बार में शिकायत तो दर्ज की ही नहीं थी, और पुलिस के द्वारा शिकायत दर्ज ना करने के मामले हम अक्सर देखते रहते हैं। तो ऐसे में आम पब्लिक क्या कर सकती है? क्योंकि जो फर्स्ट होता है जिसको शिकायत करते हैं वो पुलिस ही होती है। देखिए मैडम, आम पब्लिक को, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत अपने देश में इस चीज को लेकर के है कि आम पब्लिक को ला की जानकारी नहीं है। जी रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस पर्सनल हम ये मान के चलते हैं कि दिल्ली में तो फिलहाल कंप्लेंट ले लेती है, हम्म लेकिन जो अदर स्टेट हैं वहां पर आप रेप मर्डर हो कुछ भी हो, वो रिपोर्ट ही नहीं लेते हैं। इवन कि आज मैं एक मैटर में आर्गुमेंट किया सुप्रीम कोर्ट में, जी उसमें यह है कि 2019 में किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई है, नेम दर्ज एफआईआर है, लेकिन जी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। सुबह के 8 बजे जो है, दिन में 8 बजे जो है हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको संज्ञान में ले लिया है। रही हम्म, बात आम पब्लिक की, तो हम्म, आम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमें सुन रहे हैं, पुलिस जी उनकी कंप्लेंट नहीं लेती है, जी तो सबसे पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। हालांकि लॉकडाउन में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना भी टू मच टफ हो गया है, और आम पब्लिक जो कि पैसे से बिल्कुल परेशान है, वो किस तरह से अपना जीविकोपार्जन चला रहा है, इसका बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जिस लेडी की वो हुई है, वो आंगनबाड़ी में काम करती है, हम्म आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को कितना वेतन मिलता है वो मुझे पता है, और हम्म, उस वेतन से वो अपना पूरा परिवार पाल रही थी, जी जिसके साथ इस तरह से त्रासदी हुई है। तो एडवोकेट को कहाँ से हायर करें, कहाँ से पुलिस को घूस दें जिससे कि उनकी एफआईआर इजीली लिख ली जाए, इस पर एक बड़ा
क्वेश्चन है जिसको कि हमारे देश के शासकों को सोचना पड़ेगा। जैसे हमने सुना है कि सर महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी जो कह सकते हैं सलाह और एक कानूनी वकील दिया जाता है। तो इस केस में जो परिवार भी अगर सुन रहा होगा हमें, तो उनके लिए थोड़ा सा आप एडवाइस करें कि अब वो पीड़ित तो रही नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार है, तो क्या उनके लिए कोई फ्री लीगल एडवोकेट या सरकार की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो दिए जाएंगे क्या? देखिए मैडम, इस मामले में अगर वो सरकार से जाकर कांटेक्ट करेंगे तो जी। इनफैक्ट है क्या कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है फ्री लीगल एडवोकेट देने का। इसमें ऑलरेडी पहले से प्रोविजन है कि वही, कोर्ट हाँ ये जी। कहती है कि हम किसी को एक्स पार्टी नहीं था तो सेंटेंस करेंगे ना तो बरी करेंगे, जी। दोनों चीजें हैं। अगर उसको, हाँ, अब उसमें एक शर्त रखी जाती है कि आपकी आय एक न्यूनतम उस पे हो जिससे कि आप उस ग्रेड में आते हो तो जो है कोर्ट जो है खुद ही उसको लीगल एडवोकेट अपॉइंट करेगी। लेकिन उसके साथ साथ मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट है उस फैमिली से जी। कि अगर उस फैमिली को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं अपना, लेकिन फिर भी उसको जितनी लीगल कानून की जरूरत होगी मैं फ्री ऑफ कास्ट उसके लिए तैयार हूं। अगर मैं हाथरस केस में सीबीआई बैठा सकता हूं तो इस केस में भी हम कंटेम्प्ट तक जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका पूरी जानकारी आपने दी, पूरे लीगल एंगल से आपने हमें बताया कि क्या कुछ इसमें कानूनी राइट्स महिला के होते हैं, पीड़ित के होते हैं, और क्या कुछ हॉस्पिटल को लेकर जो आपने चीजें बताई कि क्या वीडियोग्राफी की जरूरत होती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जैसे आपने सुना कि वीडियोग्राफी करनी तो अनिवार्य होती है, जो कि नहीं की गई, तो इससे अब कहीं ना कहीं सीएमओ पर भी सवाल उठते हैं, और वो भी अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं, बल्कि उन पर अब कार्रवाई ही होनी चाहिए। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य चंद्रमुखी का कहना है कि अगर वो महिला शाम को अकेली नहीं होती तो घटना ही नहीं होती। असमय बाहर जाने से घटना हुई है, जिसके बाद उनके बयान की काफी आलोचना हो रही है। बताएं कि इस घटना पर हमने और भी जानकारी लेने की कोशिश की हमारे संवाददाता नियाजी खान से। नियाजी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ अभी? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इस मामले में जो लेटेस्ट अपडेट जो अभी आ रही है वो सीएमओ साहब का ये कहना है कि इस महिला की जो हत्या हुई है, जो डेथ हुई है, वो 4 तारीख में हुई है। लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि मेरी माँ की जो डेथ हुई है वो 3 तारीख को ये रात में ही हो गई थी। और ये मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से और सीएमओ का बताना है कि इस महिला की डेथ 4 तारीख को हुई थी। लेकिन जैसा आपने कहा कि परिजन कह रहे हैं कि 3 तारीख को ही डेथ हो गई थी, क्योंकि जो मृतक महिला का बेटा है उसने भी यही कहा है कि जब घर के बाहर जो शव छोड़ा गया था तो तब जिस तरह से ब्लीडिंग हो रही थी, और साथ ही साथ उसकी जो है उनकी माँ की मौत भी तभी हो चुकी थी उनके आधार पर। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सीएमओ कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, आगे एक और बात जानना चाहूंगी, ये घटना की जो सूचना है कितने बजे पुलिस को मिल गई थी, मतलब कितने बजे परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये घटना जो है 8 से 9 के बीच की है। और परिजनों ने जब पुलिस को ये सूचना दी, जब 112 डायल पे जब उन्होंने कॉल किया तब उनको बताया गया। तो वहां पे जब ये पुलिस पहुंची तो पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल ये गंभीरता से नहीं लेते हुए ये टाल मटोल कर दी। और एसओ ने ये परिवार के लिए हड़काया भी, और ये भी बताया कि कहाँ ये झंझट में पड़ोगे, ये पीएम होगा कि इसकी चीड़फाड़ भी होगी बॉडी की, इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। इसी तरीके के देखा जाए तो ये बदायूं पुलिस की एक बहुत बड़ी ये लापरवाही रही। इसी के चलते एसओ के लिए एसएसपी शंकर शर्मा ने ये तत्काल निलंबित कर दिया। जी, आप बताया जा रहा है कि जो बेटा है महिला का जो था वो भी थाने में एक बार जाता है तब पुलिस नहीं सुनती है, दूसरी बार जाता है तब पुलिस से भी वहाँ पर यही कह रही है कि अभी हमारे पास सुविधा नहीं है तो नहीं कर सकते। कौन सी सुविधा की बात यहाँ पर पुलिस कर रही थी कि एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्हें सुविधा की जरूरत थी? इतना कह सकते हैं बड़ा केस यहाँ पर हो जाता है, महिला के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला यहाँ पर है, फिर भी पुलिस बहुत ही कह सकते हैं अटेंटिव यहाँ पर नहीं दिखती है। जी, तो इसी के चलते ये एसएसपी शंकर शर्मा के जब संज्ञान में ये मामला आता है तब एसओ के ऊपर ये कार्रवाई की जाती है और ये उससे सवाल जवाब भी किए जाते हैं। तब एसओ भी ये उन बातों के ऊपर ये पलीता ये लगाते हुए ये नजर आते हैं। और इसी के चलते एसएसपी शंकर शर्मा ने उसको ये तत्काल ही ये निलंबित कर दिया और उसको ऊपर कार्रवाई के आदेश भी कर दिए। ठीक है, आपके हिसाब से इस केस में ऑब्जर्वेशन आपको क्या कुछ लगती है, क्योंकि आप बदायूं में वहीं पर हैं, आप भी सारा घटनाक्रम अभी तक उसको फॉलो कर रहे थे। आप है कि इस घटना को भी हाथरस वाला एक रूप देने की कोशिश की मतलब पुलिस कर रही थी, क्योंकि
परिवार को कन्विंस करने की कोशिश की क्यों आप इन झमेले में पड़ेंगे, क्यों पुलिस के चक्कर, फिर पीएम का चक्कर यहाँ पर होगा, तो आप इसको जो है उनका अंतिम संस्कार महिला का हो जाता और केस रफा दफा, सबूत भी साथ ही साथ रफा दफा हो जाते। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस भी इस तरह से निपटाने की कोशिश कर रही थी? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये इसमें देखा जाए तो एक तो ये धर्मस्थल का मामला था, एक मंदिर का, और दूसरे ये मंदिर के पुजारी का था, और उसमें इनका एक चेला भी ये मुत्तला था जी इसी मामले को लेकर। तो पुलिस ये धर्म की वजह से और ये मंदिर के लिए लेकर ये मामले को दबाना चाहती थी ताकि ये मामला ज्यादा हाईलाइट ना हो, लेकिन एसओ साहब के लिए इस बात का ज्ञात बिल्कुल नहीं था कि ये मामला इतना तूल पकड़ जाएगा कि उनकी नौकरी भी चली जाएगी। ठीक है। अब एक और सवाल, जैसे कि मृतक कितने बजे पूजा के लिए मंदिर गई थी, वक्त की अगर बात करें? जी, ये मृतका का ये मैका ये मेवली गांव में है, वो अपने मैके गई हुई थी और इसी के चलते ये उनके मैके से थोड़ी ये चंद कदम की दूरी पे एक मंदिर है, तो वहाँ ये पूजा के लिए ये जाती हैं। और ये घटना जो करीब है ये 8 से 9 बजे की ये घटना बताई जाती है, परिजनों ने जो बताया है उसी के हिसाब से। ये बजे की घटना, यानी उससे थोड़ा देर पहले वो मंदिर पहुंच चुकी होंगी इसके हिसाब से अगर देखा जाए। तो क्या आपको जानकारी है कि जो मृतका है डेली इस तरह से मंदिर जाती थी या नहीं? ये डेली तो ये पर डे नहीं जाती थी, लेकिन वो कभी कभी ये जाती थी। उनकी जो ससुराल है वहाँ से ये मृतका का जो मैका है वो करीब 8 से 9-10 किलोमीटर की ये दूरी पे है। तो वो वहीं पे अक्सर जब भी अपने मायके ये माँ के घर पे जाती थी तो उस मंदिर में ये जरूर जाती थी और वहाँ पे ये पूजा करती थी। कभी ऐसी कोई बात हुई ये उनके साथ में नहीं गुजरी, लेकिन उस रात क्या हुआ, ये किस तरीके से वो महिला के साथ में ये दुष्कर्म करा गया, बताया जा रहा है कि शाम के वक्त तो कह सकते हैं कि शाम का वक्त है। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर है, सदस्य हैं चंद्रमुखी, इनका ये कहना है कि अगर वो शाम को अकेली नहीं होती तो घटना ही नहीं होती और असमय बाहर जाने से घटना हुई है। उनके हिसाब से ये असमय बाहर जाने से हुई है। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त अगर महिलाएं बाहर जाती हैं तो उनके साथ इस तरह की घटना होगी? तो उनका जो बयान है आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं तो कितना सही है? उनके साथ जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो ये चंद्रमुखी हैं जो सदस्य हैं, उनका ये बहुत ही ज्यादा भद्दा ये बयान रहा है। इसी की ये राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक ये उसकी ये गूंज सुनाई दे रही है। उनके बयान को लेकर ये विरोधबाजी भी हो रही है। एक महिला होके एक दूसरी महिला के प्रति इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। पूजा भट्ट ने भी इस बात का ट्वीट किया है और ये उनसे जवाब भी मांगा है, लेकिन वो फिर बाद में माफी मांगती हुई ये नजर भी आती हैं। फिर उनका दूसरा एक बयान आता है कि इस तरीके के कि मेरे मुंह से ये बयान निकल गया, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। और चंद्रमुखी ने इसके अलावा एक और ये भी बात कही है कि महिला को फोन करके बुलाया गया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि वो एक सुनियोजित घटना इसको कह रही है, यानी कि वो जो 3 आरोपी हैं, पंडित, चेला और उसका ड्राइवर, तो ये तीनों प्लांट करके वहां पर थे और क्या महिला को फोन करके बुलाया गया था? क्या इसके बारे में कोई जानकारी या कितनी सच्चाई है इसमें? जी, अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये महिला के लिए ये फोन करके ये तो अभी सच्चाई ये नहीं निकल के सामने आ पाई है। अभी ये कार्रवाई भी चल रही है, जो भी तत्व ये सामने आएंगे तो उसके बारे में ये बताया जाएगा। महिला ये वहाँ ये मैके से अपने ये पूजा के लिए जाती हैं। ठीक है। और जो एक प्रथम दृष्टया कहते हैं, जो पुलिस देखती है उसके हिसाब से जो एक ऑब्जर्वेशन होता है कि केस क्या हुआ होगा, तो उसमें बताया जा रहा है कि महिला कुएं में गिरी हुई थी। जो पुलिस का कहना है कि कुएं में गिरने से उसकी मौत हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो कुआं था वो कितने फीट गहरा है? आपने देखा वहां पे जाके क्या? जी बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि वहाँ पर जो कुआं है उसके करीब 15 से लेकर 20 फीट की ये गहराई है और वहाँ पे ये काफी अंधेरा है और एक कोठरी के अंदर वो कुआं है। तो वहाँ पे ये महिला के साथ में ये हाथापाई भी होती है, दुष्कर्म की ये घटना को अंजाम भी दिया जाता है और उसी कुएं में उस महिला के लिए ढकेल दिया, वो महिला वहाँ उस कुएं में गिर जाती है। तो जैसा कि जो पुजारी है वो ये कह रहा था कि कुएं में गिरने से मौत हुई, मीडिया के सामने जो उसके बयान सामने आते रहे वो यही बोलता रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 15 से 20 फीट नीचे कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो जाएगी और इतनी ज्यादा जख्मी हो जाएगी? क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं बर्बरता उसके साथ हुई है। क्या वो कुआं 15-20 फीट का जो आपने बताया उसमें गिरने से ऐसा हो सकता है क्या?
जी उसमें गिरने से ऐसा तो खैर ये नहीं हो सकता। अगर उसके उस कुएं के अंदर अगर ये लकड़ियां वगैरह या कोई भी या उसमें कोई भी सामान या ईंटें वगैरह अगर पड़ी होंगी तो फ्रैक्चर भी हो सकता है या चोट के ये निशान भी आ सकते हैं। लेकिन गुप्त अंग पे जिस तरीके का ये प्रहार हुआ है और जो वो जख्मी हुआ है वहां से जो ब्लीडिंग वगैरह हुई बताया है, जा रहा है कि बहुत ही कुछ भारी भरकम चीज से उसको जैसा कि उसकी सांसें रोकने की कोशिश की गई है, उसके मारा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल ही बात ही नहीं बचती है कि सिर्फ कुएं में गिरने से उसकी मौत हुई होगी। खैर पुजारी का ये भी कहना था कि मृतक कुएं में गिरी हुई थी और उसके बाद उसने अपने वो जो दोनों साथी बता रहे हैं आप कि उसको बुलाता है, उस महिला को बाहर निकालता है, लेकिन तब तक वो मर चुकी होती है, इसलिए वो घर छोड़ा है। लेकिन जो मृतक महिला का बेटा है वो ये कह रहा है कि घर के बाहर वो लोग तीनों आरोपी फेंक कर गए हैं उससे। तो घर पे उसे छोड़ना और घर पर फेंकना एक काफी अंतर यहाँ पर लगता है। तो सवाल ये है कि क्या तीनों आरोपियों ने किसी को यहाँ पर बताया नहीं, क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, एक महिला की मौत हो जाती है और वो जो तीनों आरोपी हैं किसी को बताते नहीं, इस तरह से एज अ लाश उसको फेंक के जो है चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिरकार अगर वो गुनहगार नहीं थे तो वो आरोपी भाग क्यों रहे थे, क्यों छुप रहे थे? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इसमें देखा जाए तो ये कई अभी राज भी ये खुल रहे हैं और अभी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ये पुलिस कर रही है, पूछताछ जो कर रही है अभी ये इसकी जारी है और अभी जो भी ये सामने कुछ ये तत्व हैं वो अभी खुल के ये सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन एसएसपी शंकर शर्मा ने ये भी बताया कि जो भी कार्रवाई होगी, जो भी सामने सबूत आएंगे उन्हीं के आधार पर ये कार्रवाई की जाएगी। और ये जो महिला को जो फेंकने वाली बात है तो उस महिला को ये कुएं में से ये वो लोग बाहर निकालते हैं और एक बोलेरो गाड़ी मंगाते हैं जो उनका चेला होता है यशपाल, तो उसकी गाड़ी में डालकर उसे ये परिजन के घर पे वहां पे ये छोड़ देते हैं और ये बाहर से आवाज देते हैं कि आपकी माताजी यहाँ हैं और उनकी चोट लग गई है। तो वो देखता है, जब उसका बेटा आता है, जब दरवाजा खोल के देखता है तब उसकी माँ के काफी ज्यादा खून ये निकलता होता है और उसकी माँ की डेथ वहीं की वहीं हो जाती है। मतलब कि वो इन्फॉर्म करके चले जाते हैं। जी जी जी, मतलब वहां पर ज्यादा देर रहते नहीं। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सीएमओ है उन्होंने ये कहा कि जो शव के पोस्टमार्टम की जो वीडियोग्राफी होती है वो नहीं की गई है क्योंकि प्रशासन ने इसके निर्देश दिए नहीं और इसलिए उन्होंने जरूरत नहीं समझी। तो क्या आपको इसका कुछ अभी अपडेट मिला है? जी ये देखा जाए तो इसमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही रही। बाकी के और भी जो पीएम होते हैं, पोस्टमार्टम ये रिपोर्टें बनती हैं, ज्यादातर ये वीडियोग्राफी होती है, लेकिन इस महिला की ये वीडियोग्राफी ये बिल्कुल नहीं करी गई। ऐसा कोई ना कोई राज है जो ये वीडियोग्राफी नहीं की। ठीक है। और आखिर में आपसे सवाल यही है कि जो परिजन है फिलहाल उनका क्या कुछ अभी कहना, और एक और सवाल ये भी है कि जो महिला थी उसके कितने बच्चे थे, घर में कौन कौन था, थोड़ा सा यही बताइए क्योंकि वो एक ही कमाने वाली थी। जी ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, वो एक ही ये महिला ये कमाने वाली थी और उनके ये 2 बेटे हैं और उनकी 2 बेटियां, जिसकी एक बेटी की शादी भी हो चुकी थी और उनका दामाद भी ये मौजूद था वहां पर। हमने जब उससे बात करना चाहिए तब उसने यही बताया कि ये पुजारी जो आए थे और उन्होंने ही इसके साथ में, हमारी सास के साथ में दुष्कर्म करा और उनकी हत्या कर दी गई। और इनके करीब ये 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं जिनमें से 3 हैं, एक की शादी हो चुकी है। तो बच्चों की पढ़ाई भी होगी, शादी का खर्च भी होगा, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। सुनने में आ रहा है कि जो पिताजी हैं वो कमाते नहीं है, तो अब घर का खर्च कैसे क्या चलेगा? तो हालांकि ऐसे में सरकार से ही मदद की उम्मीद कहीं ना कहीं इन लोगों को होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसमें जिला अधिकारी महोदय ने ये पूरी ये मदद का ये आश्वासन दिया है। जो भी सरकार की तरफ से जितनी भी सहूलियत होगी ये उनको दी जाएगी। और इसी तरीके से ये सभी राजनेता आ रहे थे तो उनके ये दामाद, ये मृतका के ये दामाद का ये भी आरोप है कि यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं और यहाँ पर सभी हमारे दुख को सुनने आते हैं, लेकिन अपना एक हमारे लिए ये हमारे ऊपर दबाव भी बना रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार की कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। इसी क्रम में बीच में जितेंद्र सिंह यादव पूर्व एमएलसी बिलसी के वो पहुंचते हैं वहां पर, उस पीड़ित परिवार के लिए 50,000 रुपए की ये मदद ये मुहैया कराते हैं। जी ठीक है, यानी कि अभी वैसे देखा जाए तो सरकार की तरफ से कोई मदद फिलहाल नहीं पहुंची। हालांकि परिवार भी अभी सदमे में होगा क्योंकि इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ा दुखद कह सकते हैं घटनाक्रम उनके लिए है। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी जी, इस पूरे मामले पर पूरा अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अब यहाँ पर कुछ सवाल निकलकर सामने आते हैं। सवाल नंबर 1, पुलिस ने पहली बार में ही शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? सवाल नंबर 2, पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने में कौन सी सुविधा की जरूरत थी जो उनके पास तब नहीं थी? सवाल नंबर 3, शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई गई? और सवाल नंबर 4, आखिरी सवाल, कि क्या लापरवाह थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देने भर से समस्या का, यानी पुलिस की जो लापरवाहियां होती हैं, इसका हल निकल जाएगा? फिलहाल अभी तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तीनों को आज 8 घंटे की रिमांड पर लिया गया और इन तीनों को ही घटनास्थल पर ले जाया गया। वहां पर जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस इस मामले की जांच में हालांकि अब जुटी हुई है, लेकिन सवाल बार बार यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर राज्य में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर घटनाएं देखने को मिलती है। तो आखिरकार योगी सरकार इसमें कैसे एक्शन यहाँ पर लेगी, कैसे महिलाओं की सुरक्षा हो, इसको कहीं ना कहीं एक आश्वासन महिलाओं को देगी? क्योंकि जब योगी सरकार आई थी तो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की गई थी। स्टार्टिंग में काफी एक्टिव दिखा, लेकिन अब वो एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है जो कि शाम को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था? तो वो आजकल अब नहीं दिखता है। वहीं आपको बता दें कि अगर स्मृति ईरानी की बात करें, वो भी कुछ कहती यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मेनका गांधी की बात करें, वो भी कुछ कहती नजर नहीं आ रही। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार में जब इसी बदायूं के अंदर 2 बहनों के रेप करके जो कह सकते पेड़ पर उन्हें लटका दिया था, तो उसके बाद मेनका गांधी ने काफी कुछ कहा था। लेकिन इस बार जब बीजेपी की सरकार है तो वो कुछ भी कहती नजर नहीं आ रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की जो चिंता है कि उनकी जो सेफ्टी की बात यहाँ पर करते हैं, उसकी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। बदायूं के अंदर अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब जैसे कि मृतका की जो बेटी है, उनका कहना है कि उनको इंसाफ भी चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसी घटना किसी और के साथ भी हो सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं तेजी से अगर इंसाफ होगा। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि अपनी नौकरी कह सकते हैं ड्यूटी ठीक से यहाँ पर नहीं करते हैं और पल्ला झाड़ने के लिए FIR तक यहाँ पर दर्ज नहीं करते हैं। यानी कि सिर्फ कह सकते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका बाकायदा काम होना चाहिए, जो उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, उसको पूरा करते नहीं देखे। और जैसा कि हालांकि थाना प्रभारी जो थे इस मामले में, बदायूं के मामले में, उनको तो आपने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंड कर देने भर से चीजें ठीक हो जाएंगी? तो कैसे आप यूपी की पुलिस को ठीक करेंगे? योगी सरकार से मेरा सवाल है, कैसे आप उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी चलती है, जो अपराधियों का एक जो खौफ वहां पर है, इसको कैसे ठीक करेंगे? अपराधियों की कैसे कह सकते हैं क्लास यहां पर लगाएंगे? साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, इनको आप सुरक्षा का आश्वासन कैसे देंगे? इन 3 सवालों के जवाब मेरे आपसे चाहूंगी आप दे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो CMO पे मैंने कार्रवाई की बात की, तो वो भी जरूर यहाँ पर होनी चाहिए और पुलिस पर भी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इसको लेकर आप सभी की क्या कुछ राय है वो भी आप जरूर बताइए। क्या आपको नहीं लगता कि इस घटनाक्रम को भी हाथरस की तरह पुलिस जो है चाह रही थी कि अंतिम संस्कार इसका हो जाए, सबूत सारे यहाँ पर मिट जाएं? क्योंकि वीडियोग्राफी भी यहाँ पर नहीं हुई है, जो कि बहुत बड़ा साक्ष्य यहाँ पर होता है। क्योंकि जैसा कि हमारे जो एडवोकेट हैं प्रदीप यादव, उन्होंने बताया कि जब इस केस को कोर्ट में लड़ा जाएगा तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जो वीडियोग्राफी होती है, वही एक बहुत बड़ा साक्ष्य होता है। तो कैसे पता लगेगा कि किस शव का जो है पोस्टमार्टम हुआ है? तो बहुत बड़ा साक्ष्य जो कि यहाँ पे छुपाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो पुलिस की भी लगता है जैसे कि मिलीभगत यहाँ पर सामने आ रही है, CMO की मिलीभगत यहाँ पर सामने आ रही है। तो आखिरकार कौन इनको बचा रहा है? और सबसे बड़ी बात, जब ये घटनाक्रम हो जाता है, महिला का शव दरवाजे पर मिलता है और उसके बाद भी पुलिस को पता चलता है, लेकिन फिर भी वो जो महंत है, उसका चेला है और उसका ड्राइवर है, उसी मंदिर में रहते हैं कुछ घंटों तक। पुलिस इतने संगीन आरोप में भी उनको अरेस्ट नहीं करती है। तो कानून का किस तरह से खिलवाड़ हुआ है? कानूनी रूप से बिल्कुल चीजें यहाँ पर नहीं हुई है। जो कि एक प्रोसेस होता है कानूनी प्रक्रिया का, वो फॉलो यहाँ पर नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल बार बार मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस पर यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो आपकी क्या कुछ राय है वो आप जरूर देखिए, और इस मामले में जो भी अपडेट आता है आपको हम जरूर देंगे। तो ताज़ा अपडेट आप जानने के लिए इस खबर पर आप देखते रहिए स्पार्क न्यूज़। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।